एएस साहित्य अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी संख्या 20 के प्रश्नोत्तर नंबर 31 को सर्वप्रथम 31 अर्थात 31 को सर्वप्रथम देखेंगे। आइए देखते हैं हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या था। देखिए हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या था। तो हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम राम स्वरूप चतुर्वेदी थे। कौन थे? राम स्वरूप चतुर्वेदी थे। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 32। अपभ्रंश का वाल्मीकि इनमें से किसे कहा जाता है? तो इसमें हम देखेंगे अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। धनपाल को कहा जाता है कि पुष्पदंत को या स्वयंभू को या देवस्वन को। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि के रूप में स्वयंभू जी को स्वीकार किया था या स्वयंभू जी को माना था। किसे? अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि के रूप में स्वयंभू को माना। और स्वयंभू का समय 783 ईस्वी के आसपास था। कितना था? 783 ईस्वी के आसपास था। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का प्रथम कवि भी माना जाता है और स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा अपभ्रंश भाषा का व्यास भी कहा जाता है। और इनकी कुछ 3 प्रमुख रचनाएं हैं, पौमचर्यु, ऋठडेमचर्यु और स्वयंभू छंद, जिसमें स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा भी कहा। क्या कहा? देसी भाषा भी कहा। स्वयंभू ने इनका जो दूसरा ग्रंथ था पौमचर्यु को, इसको इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया था। किसने पूर्ण किया था? त्रिभुवन ने पूर्ण किया था। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 33। देखिए उल्लेख निम्नलिखित शब्दों का सही संधि विच्छेद करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उल्लेख का सही संधि विच्छेद हो जाएगा उत धन लेख। अर्थात यहाँ पे जो है देखिए वो हो जाएगा, अगर इसके नीचे अगर ताकि नीचे हलंत लगा रहेगा तब तो ये देखिए सही हो जाएगा उत धन लेख। अगर नहीं रहेगा तो कोई नहीं हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है लगा है उत धन लेख। तो इसका मतलब प्रश्नोत्तर नंबर 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 34। देखिए न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा? तो न्यून का संधि विच्छेद निधन ऊन हो जाएगा। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 35। हम देखेंगे कि व्याप्त में कौन सी संधि होगी। तो व्याप्त में जो है कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ स्वर संधि हो जाएगी। व्याप्त में यड़ स्वर संधि हो जाएगी, क्योंकि यड़ स्वर संधि की परिभाषा होती है जब ई उ री ली के बाद अन्य कोई स्वर आए तो ई का या, उ का वा, री का रा, ली का ला हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 35 में बी धन आप, तो यहाँ क्या हो जाएगा? व्याप्त जो है यड़ स्वर संधि। प्रश्नोत्तर नंबर 35 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 36। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति जो है किस कवि की है? तो यह पंक्ति जो है भारतेंद्र युग के प्रवर्तक भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी का है, जिनका जन्म सन 1850 ईस्वी में और मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई थी। और किसके बारे में कहे थे? तो यह रियाज खान जी के बारे में इन्होंने कहा था। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 37। प्रश्नोत्तर नंबर 37 का देखिए अवधी भाषा में रचित महाकाव्य है। तो अवधी भाषा में रचित महाकाव्य कौन सा है? महाकाव्य का नाम है कृष्णायन, जिसके रचयिता कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी।
अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 38। रामचरितमानस की रचना प्रारंभ हुई थी। तो रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई थी? तो तुलसीदास की एक पंक्ति है, संवत 1631 कथा कहूँ हर पद धरि शीशा। अर्थात रामचरितमानस की रचना का तुलसीदास ने लिखना जो है संवत 1631 ईस्वी को चैत्र शुक्ल रामनवमी अर्थात मंगलवार को दिन शुरू हुआ था और इसको पूरा करने में उन्हें 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे। कितना? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे रामचरितमानस को तुलसीदास को पूर्ण करने में। और कितने समय लगे? 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे। रामचरितमानस का में अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल भी कहा जाता है। और रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी थी? 7 कांड। रामचरितमानस में कांडों की संख्या 7 कांड थी। रामचरितमानस पर अगर यह क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक किसका प्रभाव पड़ा या सर्वाधिक किस ग्रंथ का प्रभाव पड़ा, तो रामचरितमानस पर सर्वाधिक आध्यात्म रामायण ग्रंथ का प्रभाव पड़ा था। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास जी ने लिखी थी और इसी के संबंध में रहीम दास जी ने लिखा है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुअन को वेद सम यौन ही प्रकट कुरान। यह किसने कहा? रहीम दास जी ने कहा है। और इस प्रकार जो है प्रश्नोत्तर नंबर 38 का सही उत्तर क्या हो गया? डी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 39। प्रश्नोत्तर नंबर 39 देखिए, टूटना कहानी के लेखक कौन हैं? तो टूटना कहानी के लेखक जो है राजेंद्र यादव जी हैं, जो 1966 ईस्वी में लिखे थे। किस सन में? 1966 ईस्वी में। 1966 ईस्वी में राजेंद्र यादव जी। अर्थात टूटना कहानी के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव जी। इनकी कुछ प्रमुख और कहानियाँ हैं, जैसे देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है। बहुत अच्छी कहानी, एक बार पढ़ के देखिए। 1957 ईस्वी में लिखी गई थी, जहाँ लक्ष्मी कैद है। अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक टूटना, जो 1966 ईस्वी में लिखी गई थी। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 39 का सही उत्तर क्या हो गया? ए। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 40। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ था? तो पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। किससे हुआ था? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ था। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 40 का सही उत्तर जो है बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 41। इसमें है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 41 की हिंदी में मूलतः जो है कितने वर्ण हैं। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। कितनी है? 52 है, जिसमें 11 स्वर हैं। 11 स्वर हैं जो है, और 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन। इन 33 व्यंजनों में देखिए 11 स्वर हो गए, अ आ इ ई उ ऊ री, ए आई ओ औ, ये 11 स्वर हो गए। और री जो है मूलतः संस्कृत भाषा से लिया गया है। अब देखेंगे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। यहाँ पे करिए, स्वरों की संख्या 11। 25 स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 जो हैं वो कौन कौन है? का वर्ग से लेके पा वर्ग तक। एक वर्ग में 5 होते हैं, तो का वर्ग से लेकर जो है पा वर्ग तक व्यंजन 25 व्यंजन हो गए, जिसे स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अब उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आ या रा ला वा, इसे अंतस्थ व्यंजन या अर्धस्वर या हृदय वर्ण भी कहा जाता है। तो इनकी संख्या कितनी है? 4। उसके बाद आते हैं संघर्षी व्यंजन या उष्म व्यंजन, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा, हा। कितने हैं? 4 है। इनकी भी संख्या कितनी है? 4 है। उसके बाद हम देखेंगे
संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में होते हैं छ, त्रा, ज्ञा, स्रा। अब यह जो है इनकी संख्या कितनी हो गई? 4 संयुक्त व्यंजन। उसके बाद 2 अयोगवा आते हैं जो है, देखिए 2 अयोगव्य व्यंजन जिसे अनुस्वार और विसर्ग भी कहा जाता है, तो इनकी संख्या 2 है। उसके बाद बचे 2 उच्छिप्त व्यंजन डा और ढा। डा और ढा, इन्हें उच्छिप्त क्यों कहा जाता है? जब हम बोलते हैं जीभ ऊपर जाती है, डा ढा, एक बार बोल के देखिए, डा ढा, जीभ ऊपर जाती है, इसलिए इसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। इसे द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि इसको 2 तरह से लिखा जाता है। देखिए जो है इस ढंग से भी लिख दिए और ऐसे भी जो है लिख दिए, नीचे जो है कुछ नहीं लगा रहेगा। तो ये कितने हो गए? 2। अब देखिए टोटल वर्डों की संख्या 5, 1 6, 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 2 20, 2 22 के 2 हाथ में आया 2, 2 1 3, 3 2 5। तो हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्डों की संख्या कितनी हो गई? 52। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 41 का सही उत्तर क्या हो गया? सी। अब हम अगला देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 42। प्रेमाख्यान कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो प्रेमाख्यान कवियों को सूफी कवि के नाम से पुकारा जाता है। सूफी कवि के नाम से पुकारा जाता है और जायसी प्रेमाख्यान कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, जिनकी सर्वश्रेष्ठ रचना का नाम है पद्मावत, जो 1540 ईस्वी में लिखी गई थी। किस सन में? 1540 ईस्वी में। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 42 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 43। हम देखेंगे संदेश रासक के रचयिता का नाम क्या है? तो संदेश रासक के रचयिता का नाम अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान। और संदेश रासक क्या है? यह एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 43 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 44। प्रश्नोत्तर नंबर 44 हम देखेंगे अनुभाव के कितने प्रकार होते हैं? तो अनुभाव के जो है कुल प्रकारों की संख्या 4 होती है। कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। कायिक, मानसिक या सात्विक, वाचिक और आहार्य। इस प्रकार अनुभावों की संख्या कितनी हो गई? 4। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 45। रस सूत्र किस आचार्य की देन है? तो रस सूत्र के आचार्य या रस सूत्र के प्रणेता भरत मुनि को माना जाता है। किसको माना जाता है? भरत मुनि को माना जाता है। और इन्होंने इसके संबंध में कहा, रस के संबंध में कहा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। और भरत मुनि ने रस का सर्वप्रथम प्रयोग अपने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में किया था, जिसे पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 45 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। सी फॉर कैट। कैट माने बिल्ली। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 45 का सही उत्तर क्या हो गया? सी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 46। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही समास का निर्देश दिए गए विकल्पों से कीजिए। देखिए आमरण में कौन सा समास होगा? प्रश्नोत्तर नंबर 46 में आमरण में कौन सा समास होगा? तो अव्ययी भाव समास होगा। जहाँ में पर पहला पद अव्यय हो तो वहाँ पर क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। और अव्ययी भाव समास की एक मुख्य पहचान है, यदि कोई शब्द एक से अधिक बार उसी क्रम से आए तब भी अव्ययी भाव समास होगा। जैसे अगर हम कह दें उठ उठ, उठ उठ, कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास का हो जाएगा। अगर हम कह दें माता पिता, माता पिता, तो यह क्या होगा? ये अव्ययी भाव समास नहीं हो सकता है, क्योंकि यह कौन सा समास है? माता पिता में कौन सा समास होगा? यह द्वंद्व समास होगा। अगर हम कह दें उठ उठ, बैठ बैठ, चल चल, तो क्या हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 46 का सही उत्तर क्या हो गया? ए। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 47। 47 कोशकार।
प्रश्नोत्तर नंबर 47, कोशकार में कौन सा समास होगा? तो कोश को बनाने वाला अर्थात तत्पुरुष समास होगा। कर्ता ने कर्म को, कोश को बनाने वाला तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 47 का सही उत्तर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 48, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई मेरी कोशिश रहती है जितने भी क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं सब कहीं न कहीं रिपीटेड क्वेश्चन हैं, किसी न किसी जो है पेपर में पूछे हुए, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे झारखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड के टीजीटी पीजीटी हो आपका, चाहे यूपी पुलिस का हो, मतलब एक क्वेश्चन कहीं न कहीं पूछे, उन्हीं क्वेश्चनों का कलेक्शन करके जो है यहाँ पे मैं सॉल्व कराता हूँ। इसलिए कि आप देखेंगे व्याकरण उठा देंगे, तो व्याकरण पोर्शन की अगर बात की जाए तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 95% क्वेश्चन जो है रिपीटेड आते हैं। मात्र 5 क्वेश्चन जो है 5% क्वेश्चन ऐसे होते जो रिपीटेड नहीं रहते हैं, और 5% क्वेश्चन जो है वो अलग से मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ये लगभग क्वेश्चन इस समय जो चल रहे हैं सब रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 48 में देवासुर में कौन सा समास होगा? तो देवासुर में देवों का सुर, जहाँ देवों का सुर जो है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, देव और असुर। देवासुर में हो जाएगा द्वंद्व समास। कैसे हो जाएगा? देव असुर, देव और असुर, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 48 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 49, पंचामृत में कौन सा समास है? 5 अमृतों का समूह अर्थात द्विगु समास होता है। जहाँ पे संख्यावाची होता है वहाँ पे द्विगु समास हो जाता है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 49 का सही उत्तर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 50। देखिए मैं पढ़ाते समय में मुख्य रूप से इसलिए मैं इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ क्योंकि समय की अमूल्य कीमत होती है, और पढ़ाना छोड़ के जो है आप देश दुनिया की बातें करने लगिए, उससे समय जो है बर्बाद होता है। देश दुनिया के लिए जो होता है जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे, स्वयं जो है आपस में बातें करके मनोरंजन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 50, देहलता में कौन सा समास होगा? जहाँ पे विशेषण विशेष हो तो वहाँ पे क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। देह की लता अर्थात देह की लता या लता के समान देह, तो यहाँ पे क्या हो गया? लता क्या हो गया? ये हो गया विशेषण और देह क्या हो गया? विशेष, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 50 का सही ऑप्शन क्या हो गया? डी। डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 51। देखिए त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा? 3 है नेत्र जिसके अर्थात वह, अर्थात जहाँ पर अन्य पद की प्रधानता होती है वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जहाँ जो संख्यावाची होता है द्विगु समास होता है। जहाँ पर विशेषण विशेष उपमान उपमेय आते हैं वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। और तत्पुरुष समास जो है जो आपके जिसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 51 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 52, मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? तो मृच्छकटिकम के रचयिता प्रसिद्ध कवि शूद्रक जी हैं। कौन है? शूद्रक जी हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 52 का सही उत्तर क्या हो गया? सी। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 53। देखिए निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। अब देखिए काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? प्रश्नोत्तर नंबर 53 में हम देखेंगे काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? काव्य प्रकाश के रचयिता मम्मट है। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? विश्वनाथ जी हैं। औचित्य विचार चर्चा के रचयिता क्षेमेंद्र, रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ। अर्थात ए का 2 और बी का साहित्य दर्पण विश्वनाथ, बी का 3, ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3। तो देखिए कौन सा हो जाएगा? सी। ए का 2 बी का 3 क्या हो जाएगा? सी। काव्य प्रकाश मम्मट 2 हो गया, काव्य प्रकाश मम्मट, साहित्य दर्पण विश्वनाथ
हो गया। और चित्त विचार चर्चा क्षेमेंद्र 4, रस गंगाधर पंडितराज जगन्नाथ। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर जो है 53 का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अगला हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 54। देखिए, निम्न वर्ण किस प्रकार के हैं? सही विकल्प चुनिए। गा वर्ण किस प्रकार का वर्ण है? तो अकु विसर्जनीय नाम कंठा। तो गा किस प्रकार का है? कंठ वर्ण है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 54 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। अगला है प्रश्नोत्तर नंबर 55। फा वर्ण किस प्रकार का है? अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इचु ईसा नाम तालु, ऋतु रखाड़ा मूर्धा, उपु पद्मा। अकु विसर्जनम कंठा, इचु ईसा नाम तालु, ऋतु रखाड़म मूर्धा, उपु पद्मानियम ओष्ठा, उपपद। उ और पा वर्ग क्या होता है? ओष्ठ। इस प्रकार फा क्या हो गया? ओष्ठ वर्ण हो गया। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 55 का सही उत्तर क्या हो गया? ए ऑप्शन। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 56 में देखें, इनमें से कौन सा वर्ण उष्म नहीं है? प्रश्नोत्तर नंबर 56 में देखेंगे कौन सा वर्ण उष्म नहीं है। तो इसमें जो है देखिए, तालव्य सा, दंत सा, मूर्धन्य सा, इसे उष्म वर्ण का माना जाता है और ला को पार्श्विक व्यंजन माना जाता है। क्या है? पार्श्विक व्यंजन माना जाता है। इसका तात्पर्य हुआ कि प्रश्नोत्तर नंबर 56 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 58। जा 58 देखिए, जा किस प्रकार का वर्ण है? इचु यशा नाम तालु, अर्थात चा वर्ग जो है तालव्य में आता है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 57 का सही उत्तर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 58। धा किस प्रकार का वर्ण है? तो अकु विसंज्ञा नाम कंठा, आ का वर्ग, का खा गघा अंज्ञा। धा किस प्रकार का वर्ण है? तो ऋतु लसा नाम दंता, अर्थात लि और ता वर्ग, ता था द धा क्या है? दंत वर्ण। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 58 का सही उत्तर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे फिर प्रश्नोत्तर नंबर 59। प्रश्नोत्तर नंबर 59 में हम देखेंगे युगे युगे क्रांति के रचयिता कौन? तो युगे युगे क्रांति के रचयिता विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 59 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 60। शब्दों में निम्न शब्दों की उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। देखिए, कंचन का समानार्थी क्या होगा? प्रश्नोत्तर नंबर 60 हम देखेंगे कंचन शब्द का समानार्थी क्या होगा। तो कंचन शब्द का समानार्थी अर्थात कंचन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 60 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 61। सोम का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो सोम का समानार्थी शब्द चंद्रमा होता है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 61 का सही ऑप्शन क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 62। हम देखेंगे, देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 62। सिखी का समानार्थी क्या होगा? तो सिखी का समानार्थी क्या होता है? मोर होता है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 62 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए फॉर एलिफेंट। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 63। इनमें से कौन घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? घोड़े का पर्यायवाची नहीं है निम्न में से तो घोड़े का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? माने घोड़ा, सैंधव, घोटक, ये तीनों घोड़े का पर्यायवाची हैं। जबकि सिंध जो है सागर का पर्यायवाची होता है। किसका? सागर का। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 63 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ए। उसके बाद हम देखेंगे जो है प्रश्नोत्तर नंबर 63 हो गया, सिंध सागर का पर्यायवाची है। इनमें से कौन हिरण का पर्यायवाची नहीं है? प्रश्नोत्तर नंबर 64 में हम देखेंगे हिरण का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। तो घोटक माने क्या होता है? घोड़ा होता है, अर्थात यह हिरण का पर्यायवाची नहीं है। और इतने जहाँ पे जितने हैं सब हिरण के पर्यायवाची हैं। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 64 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन जो है प्रश्नोत्तर नंबर 65। देखिए, निम्न आचार्यों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, हम यहाँ पर सर्वप्रथम देखेंगे भामा का समय क्या था? तो भामा का समय 6वीं सदी था। कौन सा था? 6वीं सदी था जो है भामा का समय।
दंडी का समय 7वीं सदी था, 7वीं सदी दंडी का। मम्मट का 11वीं सदी के मम्मट थे जो है 11वीं सदी के, और विश्वनाथ 14वीं सदी के कवि थे जो है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 65 का अगर आरोही क्रम से हम दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये सही हो जाएगा। भामा 6वीं सदी में, दंडी का समय 7वीं सदी था, मम्मट का 11वीं सदी और विश्वनाथ जी का 14वीं सदी था। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 65 का सही ऑप्शन क्या हो गया? सी। प्रश्नोत्तर नंबर 65 का सही उत्तर क्या हो गया? ए। अब अगला क्वेश्चन इस प्रकार जो है प्रश्नोत्तर नंबर 65 का सही ऑप्शन ए हो गया। अब अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 66 से लेके उसके आगे जो है हम अगली प्रश्नोत्तरी में सॉल्व करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो है पूरा वीडियो देखने के लिए। और अब देखिए सामने चुनाव है, पेपर निश्चित होना है, आप बस लगातार जो है प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करते रहिए और अपने से भी कुछ न कुछ जो है पढ़ते रहिए जो है।